सो डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम थी मैंने आपको कहा उसमें सभी एस्पेक्ट्स रिकंस्ट्रक्शन के कवर होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्योंकि आपको 60 70 50 प्रॉब्लम मिलेगी बुक में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेगी। हम इंटरेक्शन करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में, तो फिर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास बिफोर हैंड थी वो थी देयर आर थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर, देयर आर थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर, ठीक है ना। पी क्यू एंड आर, द रेशियो बिटवीन देम अमंग देम वाज 3:2:1। इनके दरमियान रेशियो जो था वो था 3:2:1, ठीक है ना। अब जब इन्होंने फर्म को रिकंस्ट्रक्ट किया तो नया रेशियो इन्होंने रखा 1:1:1। तो मैंने आपको कहा था द फर्स्ट प्रॉब्लम इन एवरी केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कौन सा पार्टनर गेन करता है, कौन सा पार्टनर लूज करता है। यहाँ पर भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। वी नो दैट, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम सबसे पहले P का देखेंगे। P का ओल्ड रेशियो जो है दैट इज 3/6, 3/6, एंड द न्यू रेशियो इज 1/3। इसी तरह Q's ओल्ड रेशियो इज 2/6 एंड द न्यू रेशियो इज 1/3, ठीक है ना। इसी तरह R का जब हम देखेंगे दैट इज 1/6 माइनस न्यू रेशियो इज 1/3। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को हमने कंपेयर किया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जैसा कि हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अंडरस्टैंड करने के, डिस्कस करने के वक्त जैसा कि हमने कहा था, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के लिए जो फार्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो के लिए फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी कहा था कि जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फार्मूला लगा के हमें आंसर नेगेटिव में निकलेगा तो उसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे तो जब हम यहाँ पर देखेंगे 3/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 6/18, दैट इज 3/18। ये आंसर पॉजिटिव में निकला, तो इसका मतलब है जो P है इसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है। P's old ratio is more than his new ratio, that means P has sacrificed. Then old ratio is more, new ratio is less, that means P has sacrificed how much? 3/18 of his share. अब क्यों का हम देखेंगे 2/6 माइनस 1/3। अगर हम देखेंगे 2/6 जो है, हम 2/6 को ये भी लिख सकते हैं 2 1 2 2 3 6, 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर लिखेंगे नो चेंज, ठीक है ना। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो चेक भी कर सकते हो। 3 2 6 माइनस 6 1 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 18 0। तो देयर वाज नो चेंज इन आर क्यूज शेयर। अब हम आर का देखेंगे 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 18, दैट इज माइनस 3/18, ठीक है ना। अब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फार्मूला लगा के हमें माइनस में आंसर निकला, दैट मीन्स इसने सैक्रिफाइस की थी, ठीक है ना। सैक्रिफाइस इसने क्या किया है फिर गेन, ठीक है ना। इसका जब नेगेटिव में आंसर निकला तो इसका मतलब है जो आर है इसका न्यू रेशियो ज्यादा है, इसका ओल्ड रेशियो कम है। आर इज न्यू रेशियो इज मोर देन हिज ओल्ड रेशियो, दैट इज व्हाई वी गॉट आंसर इन नेगेटिव एंड वी कैन से दैट आर हैज गेन्ड एंड P हैज सैक्रिफाइस्ड, ठीक है ना। अब जब हमने सैक्रिफाइसेस और गेन्स भी देखी, जब हमने सैक्रिफाइसेस और गेन्स देखी तो मैंने आपको कहा था सैक्रिफाइसेस और गेन्स देखने के बाद हम क्या करते हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, जो पार्टनर गेन करता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है थ्रू पेमेंट ऑफ गुडविल। वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है थ्रू पेमेंट ऑफ गुडविल। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्म की गुडविल क्या है। तो इस प्रॉब्लम में फर्म की गुडविल नहीं दी गई है, हमें कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। जो हमारे पास फिगर्स मौजूद थी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें कहा गया था यू आर रिक्वायर्ड, तो उस वक्त में एक जो हमने लिखा था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, लेकिन हमें लिखना था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल, ऐसे लिखना था हमें एट 3 years परचेज ऑफ फर्म सुपर प्रॉपर्टीज, फर्म सुपर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, हमें ऐसे लिखना था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट हमने ऐसे लिखना था यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ फर्म सुपर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। क्यों सुपर प्रॉपर्टीज मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड ही क्यों, एक क्वेश्चन में हम साइमल्टेनियसली 2 या 3 मेथड्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिगर्स हमारे पास एक ही मेथड के लिए दी गई होती है। मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड ही क्यों यहाँ पर यूज किया, इसीलिए क्योंकि बिकॉज दिस सुपर प्रॉफिट मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स, जिसकी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में अमूमन फेस करनी पड़ती। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वहां पर हमें दिया गया था प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर was 1,50,000. The profit for the year, profit of the firm for the year was, for current year was 1,50,000. Total assets of the firm were, total assets, the total assets of the firm were 14,50,000. Outside liabilities, the outside liabilities were 2,50,000 and the normal rate of return was 10%. तो आपको दूर से समझ में आएगा, जिसने गुडविल के मेथड्स को फिर इसी तरह खुद स्टडी किया होगा, मैंने सिखाया है गुडविल के मेथड्स, हमने डिस्कस भी किए हैं, जिसने गुडविल के मेथड्स को अच्छी तरह स्टडी किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो उसको दूर से पता चलेगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा, ठीक है ना। करंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन, टोटल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन। तो यहाँ पर और क्वेश्चन के एंड में हमें ये भी दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है ना, फॉर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है ना, 3 years परचेज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3। अब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, उसके बाद गुडविल को ट्रीटमेंट देना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें कौन सा मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें पता है इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमें फार्मूला है। इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट यहाँ पर हमें कहीं पर दिया गया है, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट कहीं पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट को निकालना है। तो अब हम इस फार्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, अगर आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, वी नो दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, आप पिछले लेक्चर की तरफ जाइएगा, ये खुद आपने स्टडी किया है, आप अच्छी तरह देखिएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास दिया गया है, एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स करंट ईयर्स प्रॉफिट, एक्चुअली जो हमने इस वक्त अर्न किया है, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हमें पता है वो दैट इज 1,50,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास नहीं है, ये निकालना है, बट वी नो दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
वी नो दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 10% दी गई है, बट फिगर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज मिसिंग। अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें निकालनी है। फिगर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें कैसे निकलेगी, वो हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी नो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना। टोटल एसेट्स की फिगर आपको पता है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, उसका भी कंसेप्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फार्मूला थी कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मैं वो ये इलाबरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वो खुद देखिएगा। वी नो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स है, देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स हमारे पास क्या है 40,50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज हमारे पास है 2,50,000, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एसेट्स है 40,50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 2,50,000। तो हमारे पास जो ये बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड वो बनेगा 12 लाख, ठीक है ना। When we subtract 2,50,000 out of 14,50,000 we get 12 लाख। तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 12 लाख। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसकी फिगर इजीली मिल सकती है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हमें नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें पता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकली हमें 12 लाख रुपीज इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 100 10%, वो है वो निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट हमें 1,20,000, ठीक है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकला 1,20,000, बट और एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,50,000। दैट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली जो हमने करंट ईयर में अर्न किया है वो है 1,50,000, दैट इज मोर देन दिस नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। सो वी कैन सी दैट आवर गुडविल इज ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं जो गुडविल है देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकला हमें 1,20,000। दैट मीन्स देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000। तो हमने 30,000 सुपर प्रॉफिट अर्न किया है। और हम कह सकते हैं देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 30,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, तो हमारा गुडविल निकला 90,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये निकला हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमें इसी गुडविल जो है, यही गुडविल जो है, इस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है, ठीक है ना। हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज निकाला, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट की, उसके बाद हो गए ना दो एस्पेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के वक्त हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड। इसके बाद जो है आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस कौन करता था, पी करता था सैक्रिफाइस, जो आर था वो करता था गेन, ठीक है ना। पी करता था सैक्रिफाइस, आर करता था गेन। दैट मीन्स आर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। जो मैंने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो मैंने कहा था, हम फर्स्ट केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में फर्स्ट मेथड करते हैं यूज। दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट देते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर था आर, और इस कैपिटल अकाउंट को डेबिट दे दो। कितना देंगे, और इस कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे जितना उसने गेन किया था 3/18 उसने गेन किया था आउट ऑफ 90,000, ठीक है ना। 3/18 आउट ऑफ 90,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। तो वो होता है
वो आएगा 15,000, उसको डेबिट दे दो तो वो होगा क्रेडिट टू पीज कैपिटल अकाउंट जिसने सेक्रीफाइस किया था, टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000, ठीक है ना, टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें रह गया रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस एंड रिवैल्यूएशन, और पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वक्त फिलहाल इतना है, सी यू सून।